आपके बीच में आने का उद्देश्य केवल इतना है कि मैं यहाँ कोई आरटी के सेक्शन 12 के बारे में वकालत करने के लिए या उसके बारे में चर्चा करने के लिए नहीं आया। आप लोग, हम सभी लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कमरे में जितने भी लोग हैं, अगर हम लोगों को कहीं मुफ्त में शिक्षा नहीं मिली होती तो हम यहाँ नहीं बैठे होते। आप में से ये बताइए कितने लोग महंगे स्कूलों में पढ़ के आए? कोई है आप में से? अगर महंगे स्कूल में ही पढ़ाई हो पाती और सरकारी स्कूल या फिर स्कूल, चैरिटेबल स्कूल उपलब्ध ना होते तो क्या आप हम यहाँ बैठे होते आज? कोई नहीं है ना यहाँ पे? नहीं, गांव के, शहर के, कहीं पे जनता इंटर कॉलेज में कोई पढ़ा, कोई डीएवी में पढ़ा, कोई 2 लाख की फीस देके बीएड नहीं कर सकता था, कोई 5 लाख की फीस देके, मैंने तो इंजीनियरिंग की है आईआईटी से, 200 रुपए फीस हुआ करती थी। अगर वहाँ 2-4 लाख 5 लाख रुपए फीस होती तो शायद मैं वहाँ नहीं पढ़ पाता। ऐसी स्थिति मेरे ख्याल से अधिकांश लोगों की है। तो अब हम 2016 में बैठ के सडनली हमारा चश्मा जो है बदल गया। उसमें हमें जो है अलग रंग दिखाई देने लगे। अब उसमें हमें बिल्कुल सही है, कोई भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए फाइनेंशियल वायबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं केवल आपसे केवल ये बात कर रहा हूँ कि हम अपने बारे में सोचें। अगर हमारे ऊपर यही सब लादा जाता तो क्या हम आगे बढ़ सकते थे? ये तो हमारे माँ बाप ने या सरकार ने या किसी सरकार, समाज के किसी व्यक्ति का जो है कृपा रही, चाहे हम उसको जानते हों या ना जानते हों, कि बहुत सारे जाने अनजाने लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। हमारे पास भी एक अवसर है कि हम कुछ लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं करते हैं, आप करते हैं। आप भी अपने स्तर से फीस माफ करते हैं। कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो अपने स्तर से स्कॉलरशिप ना देता हो, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो अपने स्तर से बच्चों को सहायता ना करता हो। आप बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का एग्जाम्पल लें, मैं आपको बताना चाहता हूँ केवल एक्सपोजर के लिए। दुनिया की जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनको कहा जाता है नीड ब्लाइंड। नीड ब्लाइंड का क्या मतलब होता है? आप अप्लाई करिए, अगर आप में प्रतिभा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आपके पास फीस देने के लिए है या नहीं, ये हम बाद में पूछेंगे। अगर आपके विद्यालय को आगे बढ़ना है तो आपको टैलेंट की जरूरत है। टैलेंट कोई ऐसा नहीं है कि सब अमीर बच्चों में ही है, ये सब आप जानते हैं। आप जो कि शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। और असली टैलेंट तो जो है, जिसे कहते हैं ना, प्रॉस्पेरिटी से तो जीनियस खत्म ही हो जाता है। जीनियस तो जो है वो अभाव में ही पलता है। क्यों? क्योंकि व्हाट इज जीनियस? 1% इंस्पिरेशन, 99% परस्पिरेशन। इसके बाद अभाव ही नहीं है तो परस्पिरेशन कहाँ में आएगा? अंदर की आग जिसमें नहीं लगी होगी वो कैसे आगे जो है आगे बढ़ेगा? तो कोई भी आपका, अगर आपको ये सपना है कि मेरा स्कूल जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे, आज से 50 साल की बाद भी ऐसा ही रहे, तब मुझे आपसे कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपके मन में सोच है, एक सपना है कि मेरा स्कूल जो है एक ऐसा हो जो समाज के लिए एक अच्छा कार्य करे, मेरे यहाँ के बच्चे जो है अच्छे निकले, समाज में कंट्रीब्यूट करें, अच्छे पदों पर जाएं, अच्छा काम करें और स्कूल के लिए स्कूल पर उनको गर्व हो, तो सोशल इंक्लूजन एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई भी संस्था जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। कोई भी एलिटिस्ट इंस्टीट्यूशन जो है सस्टेनेबल नहीं होता। आप हिस्ट्री उठा लीजिए, कोई भी एलिटिस्ट इंस्टीट्यूशन जो है लंबे समय तक अपने आप सस्टेन नहीं कर सकता। फ्यूडलिज्म दुनिया से खत्म हो गया। जितने क्लोज क्लब्स, बोर्डिंग स्कूल्स थे, पब्लिक स्कूल से, वो खत्म हो गए। सबको थक हार कर सोशल इंक्लूजन के आना पड़ा। मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा फीस है वहाँ पे,
लेकिन वहाँ पर भी जो है उन्होंने जो बच्चे फीस नहीं दे पाते हैं नीड ब्लाइंड 50%, 60%, 100% तक स्कॉलरशिप मिलती है। तो एक ये शुरुआत है आरटीई की। परफेक्ट नहीं है, आरटीई एक्ट परफेक्ट नहीं है, उसमें बहुत कमियां हैं, हमारे रूल्स में बहुत कमियां हैं। हम उसमें लड़ाई लड़ने लगे तो बहुत हो जाएगा। हम कहते हैं कि आपका कोट तो अच्छा नहीं सिला और अच्छा सिल सकता था, है ना, आपने जो है हेयर कट इतना अच्छा नहीं कराया, अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हो गया होगा तो हम उसको करेंगे। तो उसमें बहुत कमियां हैं। तो क्या हम ये इंतजार करेंगे कि जब तक सारी कमियां पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे? हम आप पार्टनर्स हैं, आप हमें कमियां बताइए, हम कोशिश करेंगे उसको जो है बेहतर करने की। लेकिन एक माहौल ऐसा सा बन जाता है कि साहब हम आप जो है कोई पाला खिंच गया है, हम आप उस पाले में हम इस पाले में, ऐसा नहीं है। आपका भी वही उद्देश्य है जो हमारा उद्देश्य है। आपकी जो समस्याएं हैं, मैं जानता हूँ आपकी वो समस्या नहीं है कि आपको जो है बच्चों को फ्री पढ़ाना है या कम पैसे में पढ़ाना है, वो तो आप जानते हैं। आपकी कुछ और ब्यूरोक्रेटिक समस्याएं हो सकती हैं। आपका हो सकता है सरकारी तंत्र में विश्वास कम हो कि हमारे रिकॉर्ड में देखेंगे, सब देखेंगे। आपकी समस्याओं को हम सुनने के लिए तैयार हैं, उसमें काम करने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो सोशल इंक्लूजन का एक चीज़ है, इसको कभी कभी हमारे यहाँ माना जाता है कि अरे गरीब बच्चे हैं, स्टेटस कम है, या किसी पर्टिकुलर जाति से है तो इनके बीच में टैलेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। जितने आप लोगों ने क्योंकि बच्चों का एडमिशन किया है तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों में प्रतिभाएं छुपी होती हैं। तो उनको केवल अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है, अवसर देने की ज़रूरत है। छोटी सी चीज़ बताएं, जब भारत आज़ाद हुआ था तो अंग्रेजों ने कहा था कि अरे ये हिंदुस्तानी तो देख लेना 2 साल बाद फिर हमारे पास आएंगे, कहेंगे कि जो है हम पे राज करो दोबारा। इनमें कहा काले लोगों में जो है कोई टैलेंट है कि देश चला पाएंगे। जब पंजाब से हिमाचल अलग हो रहा था तो पंजाब के लोग कहते थे कि अरे हिमाचल, अरे वहाँ तो कोई काम नहीं करता। वो क्या क्या तरह की बातें करते थे कि देखना ये खत्म हो जाएगी। तो हिमाचल आज 20-30 साल से जो है सबसे हाई ग्रोथ रेट का राज्य है। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था तो ये कहा था कि अरे पहाड़ी लोग तो कोई भी काम नहीं करते, है ना, खत्म हो जाएगा राज्य, तो चल ही नहीं पाएगा, सबसे अच्छा ग्रोथ रेट है। तो ये कहना किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी सोशल क्लास के लिए या इकोनॉमिक क्लास के लिए कि इनमें टैलेंट नहीं है या ये नहीं कर पाएंगे, वो सही नहीं है। एक अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है, एक ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है, और शिक्षक के रूप में या प्रबंधक के रूप में थोड़ा सा अगर आपका एक गार्जियन स्वरूप व्यवहार रहेगा, एक अभिभावक स्वरूप व्यवहार रहेगा, तो न केवल समाज आपसे जुड़ेगा, न केवल वो बच्चे आपसे जुड़ेंगे, बल्कि आपका अपना स्कूल का परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। कोई भी होमोजीनियस ग्रुप, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई भी एलिटिस्ट इंस्टीट्यूशन जो है बहुत ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता। तो जब तक आप इंक्लूड नहीं करेंगे, चाहे हमारी पार्लियामेंट हो, चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट हो, चाहे यूएस का कांग्रेस हो, कोई यूनिवर्सिटीज़ हो, सब कुछ हो, बिना सोशल इंक्लूजन के तो कोई आगे चल ही नहीं सकता। ये तो जो है वक्त की मांग है। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप फिर इसका मतलब दिवस अपने जी रहे हैं। तो इसलिए आरटीई एक्ट हो सकता है इम्परफेक्ट, आरटीई रूल्स में हो सकता है, हमारी जीओस हो सकता है इम्परफेक्ट, लेकिन जो इसके पीछे मंशा है वो परफेक्ट। मंशा ये है कि सभी बच्चे स्कूल जाएं। सरकार के पास बहुत स्कूल है, या कह सकते हैं कि सारी तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी, तो आप क्या कर रहे हैं? आपने भी तो स्कूल खोला है। अच्छा, और ये बता दीजिए कि साहब पैसा कमाने के लिए खोला है, सेवा करने के लिए खोला है? हो सकता है आप सबके सामने कहें सेवा करने के लिए खोला है, अकेले में कुछ और कहें। चलिए, फिर तो आपको दोनों ही मकसद को तो देखना पड़ेगा ना, दोनों चीजों को देखना पड़ेगा, काम तो दोनों ही करने पड़ेंगे। भाई थोड़ा सा वो वाला भी काम कर दीजिए हमारा, हमको यहाँ से ये नहीं करेंगे 25% बिल्कुल ले ही लीजिए, उतना तो बच्चे आ भी नहीं रहे, और उतने तो सरकारी स्कूल हैं ही। तो आरटीई एक्ट में दोनों चीजें हैं, एक तो सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारी दी गई है
और साथ ही साथ इसको एक इनेबलिंग प्रोविजन भी बनाया गया है कि सोशल इंक्लूजन से जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों के उसको भी दायित्व दिया गया। तो थोड़े बहुत इम्परफेक्शंस हैं हर एक्ट में होते हैं। क्या दहेज एक्ट में इम्परफेक्शन नहीं है? क्या आईपीसी में इम्परफेक्शन नहीं है? क्या हमारे और जितने कानून बने हैं उनमें इम्परफेक्शन नहीं है? पार्टी एक्ट में भी इम्परफेक्शन इसलिए है क्योंकि हमारे समाज में या किसी भी समाज में किसी भी चीज को देखने के कई तरीके हो सकते हैं। किसी की दृष्टि से ये चीज अच्छी हो सकती है, किसी की दृष्टि से वो चीज अच्छी हो सकती है, तो कोई बताया कि नहीं हो सकता किसी बारे में। तो बात यह है कि इसका इंटेंशन क्या है। इंटेंशन पे बात आती है, हमारा मंशा क्या है। हमारी मंशा यही है कि जो समाज के विभिन्न वर्ग और कोई भी देश जो है तरक्की नहीं कर सकता। साउथ इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है? क्योंकि वहाँ सोशल इंक्लूजन का काम 1920 से शुरू हो गया। आज की डेट में कोई वहाँ ये बात ही नहीं करता कि अरे ये सब क्या है। जितना जल्दी हम लोग जो है इस चीज़ पर करें कि जो सोशल इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, कि जो जाति धर्म का भेद है, ऊंच नीच का भाव है, जितना जल्दी समाज इससे ऊपर होगा उतना जल्दी हम लोग तरक्की करेंगे। आप ही देखिए अपने हम कहते हैं कि साहब ये तो दीवार है, इसको कैसे तोड़ सकते हैं। आज से 40 साल पहले कैसे शादी होती थी, फिर 30 साल पहले कैसे होने लगी, फिर 20 साल पहले कैसे होती थी, आपकी कैसे हुई, हमारी जनरेशन की कैसे हुई और अगले जनरेशन की कैसे होगी। उसी में आपके परिवार में ही इतना परिवर्तन है। रीति रिवाजों को मानने में पता नहीं कितने घरों में अब औरतें जो है घूंघट में रहती होंगी, पता नहीं आप में कितने के घर में रहती हैं, अभी बताइए। और एक जमाने में कहा जाता था कि अगर औरत घूंघट में नहीं, पता नहीं देखो कितनी बदतमीज है या जो है ये चीजें जो है समाज एक प्रगति कर रहा है, उसमें बहुत सारे एटीट्यूड्स चेंज हो रहे हैं। तो हमें बदलते समाज के साथ मॉडर्निटी को अपनाना है, आधुनिकता को अपनाना है और एक जो आधुनिकता की सोच वाली चीजें हैं उनको अपनाना है। आधुनिकता की चीज में बहुत सारी बुराइयां भी आ गई हैं, उनको अलग चीज करनी है। लेकिन सोशल इंक्लूजन एक ऐसी चीज है जो हम सब कहते हैं और वर्ल्ड ओवर स्टडीज है कि जब तक हम सारे समाज के सभी वर्गों को साथ लेके नहीं चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारे आर्थिक, हमारे सामाजिक और राजनीतिक सभी इक्वालिटी के लिए सोशल इंक्लूजन जरूरी है, समाज की समरसता के लिए जरूरी है।